चलो जी, अब मैं ऑफिशियली BFD शुरू कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, यानी हमने जो भी डिसीजंस लेने होंगे, अपनी बुक के हिसाब से कह रहा हूँ, चैप्टर 2, हमने भी डिसीजंस लेने होंगे, उनके लिए जो फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होंगे वो बस अगले 12 महीने नहीं, मल्टीपल ईयर्स कंसिडर कर रहे होंगे। किसी भी बिजनेस को नॉर्मली क्या क्या लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने पड़ सकते हैं? हो सकता है इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। अच्छा, अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्यों है? मल्टीपल ईयर्स तक चलेगा। अच्छा, हो सकता है ये हमने इंपोर्ट करके बेचना हो सकता है मैन्युफैक्चर करके बेचना हो। फिर हमने वैसे ही अपनी कैपेसिटी बढ़ानी हो, कैपेसिटी बढ़ानी हो सकती है, और वैसे ही किसी एरिया में कोई न्यू प्लांट सेटअप करना पड़ सकता है। हो सकता है कि एक फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही तो कंटिन्यू करें या बस करें। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हो सकते हैं, मेक और बाय डिसीजन हो सकते हैं। तो काफी तरह के डिसीजन हो सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू और शट डाउन में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो बाकी मिसालें मैंने लिखी हैं, इन सब में ही तकरीबन शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। जैसे अगर प्लांट सेटअप करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, तो प्लांट में मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। अगर फर्दर प्रोसेसिंग है, यानी हम एक प्रोडक्ट बेचते थे तो आप सोच रहे हैं उसको मजीद इंप्रूव रिफाइन करके बेच दें, तो उस रिफाइनिंग का भी तो प्लांट ही लगाना पड़ेगा। अगर हमने पहले खरीदते थे और अब खुद बनाना है तो प्लांट ही लगाना पड़ेगा। तो जनरली इनमें चूंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इसलिए इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते हैं। लेकिन ये नाम इतना जरूरी नहीं है जानना, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं क्योंकि इनिशियल कैपेक्स चाहिए होता है, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसलिए ना इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। लेकिन ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बस सिर्फ जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसी चैप्टर में आगे चल के तो कैपिटल राशनिंग डिसीजंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस और ये चीजें भी बतानी है, इसलिए मैं इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कह रहा हूं। एक तो है डिसीजंस लेते हुए सेठ ने वैसे ही अपनी इंस्टिंक्ट से फैसला करना है, ये तो सेठ साहब के पास खास इंस्टिंक्ट होती हैं। लेकिन हम हैं फाइनेंस के लोग, हमने उनको फाइनेंस की नजर से बताना है कि ये वर्थवाइल है या नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं भी बोलते हुए जबानी बोल रहा हूँ और हो सकता है सवालों में भी कभी हो। इस वक्त हम जिस प्रपोजल को इवेल्युएट कर रहे हैं, यानी हम ये प्लांट सेटअप करें या ना सेटअप करें, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, इसको प्रोजेक्ट बोला जा रहा होगा। प्रोजेक्ट यानी हम जिस प्रपोजल को इवेल्युएट कर रहे होंगे कि ये काम करें या ना करें, तो उसको प्रोजेक्ट कह रहे होंगे। ये वर्ड नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, कभी सवाल के अंदर भी हो सकता है। तो ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने लगे हैं, इसको हम नॉर्मली प्रोजेक्ट कहेंगे, इसलिए इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं। तो इस वक्त हमारे डिसीजन के अंदर हम जिस काम को इवेल्युएट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों ने फाइनेंस के हिसाब से बताना है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल भी है या नहीं, वर्थवाइल भी है कि नहीं। तो हम लोग कैसे बता पाएंगे? इसके लिए बड़े बूढ़े फाइनेंस के बुजुर्गों की ना कुछ टेक्निक्स हैं। डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स। अच्छा, फिर कह रहा हूं, ये हम लोग डिसीजन मेकिंग करने वाले, हमारी क्या औकात, हमने तो सेठ साहब को बताना है, पैसा तो सेठ साहब ने लगाना है। हमने फाइनेंस वाला होते हुए उनको फाइनेंशियली बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी डिसीजन तो सेठ साहब ने करना है। तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स ये बड़े बूढ़ों की बनाई हुई है। इनको अगर कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से बांटा जाए तो कुछ सादी सी हैं और कुछ एडवांस हैं। वो जो एडवांस हैं ये कहलाती हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, DCF भी कहते हैं इनको। ये जो सादी सादी सी आसान सी हैं और इतनी कुछ तगड़ी टेक्निक्स नहीं है, इनमें एक है ARR, ये भी आखिरकार एक दफा पूछ ही लिया गया हुआ है, और एक होती है पे बैक। और ये जो DCF टेक्निक्स हैं, इनमें एक होती है NPV और एक होती है IRR।
इनमें से पहले कराता हूं ARR। अच्छा, मैंने चूंकि समझाना हुआ करेगा ना, तो मैं थोड़ा बहुत तो बोर्ड पे लिखा करूंगा, फार्मूला भी लिखूंगा, और वैसे मैंने किताब में फार्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, तो मैंने चूंकि समझाना होगा इसलिए बोर्ड पे भी लिखा करूंगा। अगर आपने लेक्चर नोट करना है तो अच्छी बात है, जरा जागते रहेंगे, कर लिया करना लेक्चर नोट। अब ये टेक्निक्स पढ़ाने लगा। अच्छा, किस चीज की टेक्निक्स है, क्या ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं, जिनमें इन टेक्निक्स ने ये बताना है कि हाँ या ना, और फाइनल फैसला तो सेठ साहब का है, लेकिन हमने फाइनेंशियली इन टेक्निक्स की हेल्प से बताना है कि प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं है। ये बता दूं, ARR बताता हूं। ARR होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नाम से पता चल रहा है ये टेक्निक बेस्ड ऑन है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। हमें इस प्रोजेक्ट से जो एक्सपेक्टेड है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये उस पे बेस्ड है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट से मुराद है PBIT। PBIT क्या होता है? इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हमें कमा के देगा ना, इंटरेस्ट तो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। देखें, एक होता है प्रोजेक्ट, जैसे फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन होनी है, वो प्रोडक्शन हमने आगे बेचनी है, ये पूरे ऑपरेशंस चल रहे हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो सब इस काम को चलाने का खर्चा है। इंटरेस्ट भी इस काम को चलाने का खर्चा है। नहीं, वो तो पैसे नहीं है इसलिए इंटरेस्ट पड़ रहा है। और टैक्स, वो तो अल्टीमेटली बिजनेस के नेट प्रॉफिट पे लग रहा है। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट की औकात देखना चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट और टैक्स इग्नोर करके होती है। तो इसलिए यहां पर अकाउंटिंग प्रॉफिट से मुराद PBIT है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस प्रोजेक्ट का अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, लेकिन इन शेप ऑफ अ रिटर्न यानी परसेंटेज, वो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन के बाद इस प्रोजेक्ट से उम्मीद है कि 18% रिटर्न मिलेगा। तो फिर नाउ व्हाट, अच्छा है बुरा है, कैसे पता? हमें कोई एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा है तो अच्छा है, उससे कम है तो बुरा है। तो हम लोग करेंगे ये कि प्रोजेक्ट का ARR कैलकुलेट करेंगे, और प्रोजेक्ट का ARR निकालने का तरीका, इस प्रोजेक्ट में हम शुरू में जो पैसा लगाएंगे वो हो गई इस प्रोजेक्ट में होने वाली इन्वेस्टमेंट। और अगर हम कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट ने हमें 18% कमा के देना है, तो ये जो रिटर्न होता है ना, मतलब बोलने में जब रिटर्न इतने परसेंट है, तो वो बाय डिफॉल्ट एक पर ईयर चीज को कहा जाता है। यानी अगर कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से रिटर्न 18% है, तो उसका मतलब हर साल 18% मिलेगा। तो ये जो रिटर्न बोला जाता है ये जनरली एनुअल चीज होती है। तो अगर एनुअल है तो न्यूमरेटर में क्या होगा फिर? कितने अरसे के प्रॉफिट्स? अगर इसका आंसर एनुअल रिटर्न आना है तो एनुअल प्रॉफिट्स। अब प्रोजेक्ट हर साल हमें बराबर प्रॉफिट कमा के देगा? नहीं, तो हम कह देते हैं एवरेज, एवरेज एनुअल PBIT। और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ARR कहलाएगा। ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस फार्मूले में ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके दो वेरिएंट हैं। बुजुर्गों ने कहा जी आप लोगों की मर्जी, आप जिस पे मर्जी बेस कर लें। अगर आप चाहें तो इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लें, और अगर चाहें तो उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एक एवरेज फिगर निकाल लें। ये मैं आपको सवालों से सिखाता हूं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, बल्कि एवरेज इन्वेस्टमेंट में तो यही फार्मूला ही बता देता हूं। एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारा शुरू का खर्चा था, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो एंड पे उस सेटअप की क्या वैल्यू रह जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज का सिंपल एवरेज, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, सिंपल एवरेज। दो वैल्यूज का सिंपल एवरेज। हमने जो सारा प्लांट सेटअप किया होगा इनिशियली उसकी क्या वर्थ है, प्लस जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो क्या वर्थ है। ये दो वैल्यूज आ गई ना। हमने एक फैक्ट्री सेटअप की, शुरू में जितना पैसा लगा वो उसकी इनिशियल वर्थ है, फिर जब एंड पे खत्म करनी होगी, बंद करके जाना होगा, फैक्ट्री तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, तो बचे कुछ की भी तो कोई वैल्यू है ना। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरू में क्या वर्थ है और एंड पे क्या वर्थ है, इन दो फिगर्स का सिंपल एवरेज ले लें। तो किसी भी दो फिगर्स का सिंपल एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो ARR का फार्मूला है ये, और बिजनेस की मर्जी कि वो डिनोमिनेटर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखे और चाहे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट रखे।
और डिसीजन रूल क्या हुआ फिर? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर इस प्रोजेक्ट का ARR ज्यादा है या चलो बराबर भी है, किससे? कंपनी का जो अपना बेंचमार्क, जो भी इसका बेंचमार्क रिटर्न है उससे ज्यादा है तो प्रोजेक्ट अच्छा है, उससे कम है तो प्रोजेक्ट बेकार है। जी जी, अभी तो हम डिसीजन कर रहे हैं ना, अभी तो सब एक्सपेक्टेशन है, अभी तो असल में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, नोटेड। चले सवाल लिखें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन, 100 मिलियन। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 इयर्स। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लोज, प्रॉफिट नहीं कह रहा, कैश फ्लोज। ईयर 1 में 35 मिलियन, ईयर 2 में 40 मिलियन, ईयर 3 45 मिलियन, ईयर 4 30 मिलियन और ईयर 5 25 मिलियन। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 0। रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट्स ARR, मैंने कैश फ्लोज बताए, कैश फ्लोज। प्रोजेक्ट्स ARR बेस्ड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
हाँ जी, पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट ने 5 साल में टोटल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना कमा के देना है? क्या क्या है? 30, 35, 40, 45, नहीं चले अभी बता दें, 175। अब ये है कैश फ्लो, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, और इस 100 मिलियन ने, जो कि एंड जीरो तक पहुंचना है, मतलब सारा डेप्रिशिएट हो जाना है, और ये 5 साल का टोटल है। हमें चाहिए एवरेज एनुअल, तो एनुअल प्रॉफिट बन जाएगा, इस 75 को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 15। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई प्लांट वगैरह ही होगा ना, तो डेप्रिशिएट भी होगा। तो ARR बन जाएगा 15 मिलियन ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 15%। तो अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं? नहीं, बेंचमार्क देखना पड़ेगा। अगर बेंचमार्क 12% है तो ठीक है, 18% है तो फिर ये ठीक नहीं। हाँ जी, चलें एक और कर दें। एक मिनट बताता हूँ। जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80 मिलियन, 80 मिलियन। प्रोजेक्ट लाइफ 4 years। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन, 20 एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ईयर 1 में 24 मिलियन, ईयर 2 में 30 मिलियन, ईयर 3 26 मिलियन, और ईयर 4 20 मिलियन। ARR बता दें बेस्ड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी और बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट भी।
पूरी लाइफ में टोटल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने कमा के देगा? 24, 30, 26 और 20, कितना हो गया? 100। और पूरे 4 साल मिला के कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? 60। और एवरेज प्रॉफिट बन गया 40/4, 10। ये हो गया एनुअल प्रॉफिट। ARR अगर बेस्ड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो 10 मिलियन ओवर 80 मिलियन जी। और अगर ARR बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट है 10 डिवाइडेड बाय 50। 50 कैसे? 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 20%। ये होता है ARR। क्या ये नहीं, ओवर यूजफुल लाइफ नहीं किया क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का टोटल निकाला है, कॉस्ट माइनस आरवी, ये सारा डेप्रिशिएट हो जाएगा। ओवर तो बाद में किया। अच्छा, आप इसको ओवर 4 इयर्स करके एनुअल कैश निकाल लें, उसमें से 1 साल की डेप्शन माइनस कर लें, ऐसे कर लें। जी नोटेड। चलें, ARR बस बहुत है। पे बैक, पे बैक पीरियड। अच्छा फिर कल फिर नहीं ले रहा क्लास क्योंकि वो कैफ मैंने बरात पढ़ाना है, अगली जुमेरात को इंशाल्लाह। फिर पे बैक पीरियड बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर सेठ साहब पूछें कि पैसे मैं लगा तो रहा हूं, वापस मेरा पैसा कब आ जाएगा? अच्छा, पैसा वापस आने से मुराद है जितना लगाया है उतना वापस, उसके ऊपर रिटर्न अलग है।
तो अगर पैसे की वापसी की बात हो रही है तो इसका मतलब है जितना लगाया है वो कितने अरसे में वापस हो जाएगा, इसको कहते हैं इतने अरसे में पैसा वापस हो जाएगा, पे बैक पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है और ज्यादातर ये ईयर्स के हिसाब से बात हो रही होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट is expected to be fully recovered। इसके बाद फिर रिटर्न है। तो इसका आंसर जो ARR का आंसर था परसेंटेज रिटर्न, इसका आंसर है टाइम पीरियड कि इतने अरसे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट फुली रिकवर हो जाएगी। जल्दी रिकवर हो जाए अच्छा, देर से रिकवर हो तो अच्छा, जल्दी रिकवर हो जाए। तो इसका डिसीजन रूल ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा है अगर प्रोजेक्ट का पेबैक किससे कम है, जो कंपनी का अपना बेंचमार्क, कम हो बराबर भी चलेगा, कंपनी का अपना बेंचमार्क। पे बैक निकालना कैसे, पे बैक कैलकुलेट कैसे होगा, इसके लिए ना कोई फार्मूला बनाने की बजाय मैं आपको 2-3 सवाल करके दिखाता हूं, मतलब जो उन सवालों का सलूशन होगा तो उसकी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 million, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल, प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज ईयर 1 में 35 मिलियन, ईयर 2 में 45 मिलियन, ईयर 3 में 20 मिलियन, ईयर 4 में 30 मिलियन और ईयर 5 में 15 मिलियन। पे बैक पीरियड निकालने का तरीका ये होगा कि हम ना एक कैश का एक सॉर्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, यानी कैश फ्लो की पोजीशन चेक करेंगे। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 कैश फ्लो और बैलेंस। इसको बैलेंस भी कह सकते हैं और इसको कुछ किताबों में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी कहते हैं। इनिशियली कैश फ्लो क्या होगा, इनिशियली 100 का आउटफ्लो होगा, तो बैलेंस है -100। ईयर 1 गुजरेगा, 35 का इनफ्लो होगा, बैलेंस रह जाएगा 65 नेगेटिव। ईयर 2 में 45 का इनफ्लो होगा, बैलेंस रह जाएगा 20 नेगेटिव।
ईयर 3 में 20 का इनफ्लो होगा, बैलेंस हो जाएगा 0। फिर 30 का इनफ्लो होगा, बैलेंस 30, 15 का इनफ्लो होगा, बैलेंस 45। तो पे बैक पीरियड किसको कहा था? जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए। जैसे ही रिकवर होगी मतलब बैलेंस 0 हो जाएगा, तो पे बैक पीरियड हो गया 3 साल। जब हमारा पैसा रिकवर हो गया वो पे बैक पीरियड है। हाँ जी, सवाल नोट, मैं वैल्यूज बदलूं। बदलता हूं, इनमें कोई एतराज? ईयर 1 में 30 मिलियन, ईयर 2 में 40 मिलियन, ईयर 3 में 50 मिलियन, ईयर 4 में 25 मिलियन, ईयर 5 में 10 मिलियन। ये बता दूं, ध्यान भीतर ही रखना कि वैल्यूज नोट कर लें स्टूडेंट। अच्छा, यहां तक नोट करें, फिर मैं रिक्वायरमेंट बताता हूं। यहां तक नोटेड या भी चलें, कर लें। नोटेड। इसका रिक्वायरमेंट है पे बैक पीरियड इफ के बाद पार्ट ए, कैश फ्लोज अकर एट एंड ऑफ ईयर, और पार्ट बी, कैश फ्लोज अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि अगर ईयर 1 में 30 मिलियन आ रहा है तो उसका मतलब हर महीने 2.5 मिलियन आ रहा है, इवनली हर महीने कैश फ्लो आ रहा है। तो अगर तो बल्कि पहले अगर तो दो पहले जल्दी बोल दिया मैंने, 30 तो बैलेंस क्या रह गया 70, ईयर 2 में 40 तो बैलेंस रह गया 30, ईयर 3 में कैश आएगा 50 तो बैलेंस पॉजिटिव 20 हो गया, 25 45 10 55। हर ईयर बराबर नहीं, एक ईयर में आखिरी दिन कैश नहीं आ रहा, थ्रू आउट द ईयर आ रहा है। यानी अगर ईयर 1 में 30 मिलियन आ रहा है ना, तो इसका मतलब है हर महीने 2.5 मिलियन आ रहा है, हर महीने 2.5 मिलियन आ रहा है। इसका मतलब तकरीबन हर रोज 1 लाख आ रहा है। यहां तक नोटेड। अच्छा, सिनेरियो ए, सिनेरियो ए ये है
कि कैश फ्लो ईयर एंड पे आएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब रिकवर हो रही है? ईयर 3, क्योंकि ईयर 2 तक तो नेगेटिव था, ईयर 3 के एंड पे इतने पैसे आए कि वो इनिशियली सारा रिकवर हो गया। तो रिक्वायरमेंट ए का आंसर है पे बैक 3 ईयर्स। रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट बी क्या है? रिक्वायरमेंट बी, ईयर 2 तक तो हालात नेगेटिव थे, जब ईयर 2 एंड हुआ था तो बैलेंस 30 नेगेटिव था। ईयर 3 एंड होने पे बैलेंस हो गया 20 पॉजिटिव। ये ईयर 3 है। इसका मतलब है ईयर 3 में कहीं जीरो हुआ है। अब ईयर 3 में कहां जीरो हुआ है, इसके लिए हमें प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। ईयर 3 में पूरे साल में मिला के कितना पैसा आया? 50, जबकि हमें जीरो तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए था? 30। तो इसका जो प्रोपोर्शन है वही ईयर 3 का प्रोपोर्शन है। यानी फर्ज करें अगर 25 चाहिए होता तो ये इसका आधा होता ना। इसका मतलब मिड ईयर में जाके तो पैसा रिकवर हो गया था। अब इसको कैलकुलेशन में कैसे लाएं? कैलकुलेशन में ऐसे लाएं कि पे बैक है 2, क्योंकि 2 से तो ज्यादा ही है पॉइंट, और पॉइंट के बाद लिखना है आपने 30/50 का आंसर कितना? 2.6 ईयर्स। यानी जहां आखिरी नेगेटिव था वो पॉइंट, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर आप इंटू 365 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स एंड लेट्स से 200 दिन। तो ये पॉइंट ईयर्स काफी है। तो अगर यहां पर जीरो नजर नहीं आ रहा और कैश फ्लोज भी पूरे ईयर में फैले हुए हैं, तो जहां आखिरी बार नेगेटिव था वो पॉइंट के बाद दिस डिवाइड बाय दिस, इसको पॉइंट के बाद लगा देंगे तो ये पे बैक हो जाएगा। हाँ जी, नोटेड। ये 0.6 वाली बात आई समझ? अच्छा, पे बैक का ना एक वेरिएंट है, वो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। पे बैक डन, पे बैक का ही एक और वेरिएंट है, वो बताता हूं। यानी मेन हेडिंग पे बैक पीरियड ही है, पे बैक का एक वेरिएंट है, इसको कहते हैं बेल आउट पे बैक। बेल आउट पे बैक, ये मैं आपको एक सवाल के साथ समझाता हूं। प्रोजेक्ट की लाइफ जी, प्रोजेक्ट की लाइफ है 4 साल।
इनिशियल इन्वेस्टमेंट 120 मिलियन, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ईयर 1 40 मिलियन, ईयर 2 55 मिलियन, ईयर 3 20 मिलियन और ईयर 4 35 मिलियन। इसके बाद लिखें बेल आउट कैश फ्लो। सोल्यूशन करते हुए समझाता हूं ये होता क्या है। बेल आउट कैश फ्लो एंड ऑफ ईयर 1 60 मिलियन 60, एंड ऑफ ईयर 2 40 मिलियन, एंड ऑफ ईयर 3 25 मिलियन। रिक्वायर्ड है नंबर 1 पे बैक पीरियड और नंबर 2 बेल आउट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आप निकालें, फिर मैं बेल आउट समझाता हूं। है जी, इवनली है, कैश फ्लोज इवनली है। जी जनाब, कर लिया जी। 0 पे 120, ये हो गया 120, 1 पे 40, ये रह गया 80, 2 में 55, ये रह गया 25, 3 में 20, ये रह गया 5, इधर कितना 35, ये रह गया 30, यानी आखिरी साल आके ये पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर कैश फ्लोज एंड पे अगर हो रहा है तो पे बैक 4 है, और अगर कैश फ्लोज इवनली है तो 3.5/35। तो सिंपल पे बैक कितना हो गया अगर इवनली है तो 3.14 ईयर्स। हाँ जी, अच्छा बेल आउट पे बैक क्या है? अभी इस प्रोजेक्ट की शक्ल यह है कि हम 4 साल गुजारेंगे तब कहीं पैसा रिकवर होगा। बेल आउट पे बैक का मतलब है कि अगर हम दरमियान में ही प्रोजेक्ट छोड़ के भागना चाहें, बस छोड़ दें, छोड़ के ना भाग जाए, किसी के हवाले कर जाए, तो क्या कोई हमारा इस चलते हुए प्रोजेक्ट को खरीद के हमें रिलीज करेगा कि नहीं? क्या हम इस प्रोजेक्ट से जान छुड़ा सकते हैं कि नहीं छुड़ा सकते? तो बेल आउट कैश फ्लो ये होता है कि अगर हमने 1 साल गुजारने के बाद इससे भागना चाहा तो उस 1 साल में प्रोजेक्ट ये कमा के दे चुका होगा, एंड ये प्रोजेक्ट हम किसी को बेच के निकलेंगे। ये बेल आउट है। तो हम कितने का बेच के निकल लेंगे? 60। ये सवाल में दिया हुआ मैंने। बेल आउट कैश फ्लो का मतलब है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहें तो बेच सकते हैं ना किसी को। तो अब ये साल चला हुआ प्रोजेक्ट होगा तो हम 60 का बेच के जा सकते हैं, और अगर नहीं बेचा तो 60 गया, 2 साल गुजार लिए, ये भी कमा लिया, और अब अगर बेच के निकलना चाहें तो 40, और अगर दूसरा साल भी छोड़ दें ये भी गया,
तीसरे साल के एंड पे निकलना चाहें तो कितना, और अगर चौथे साल के एंड पे निकलना चाहें वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये जो बेल आउट कैश फ्लो है ना, ये 3 इंडिपेंडेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी प्रोजेक्ट 1 साल चलेगा 40 मिलेगा, 2 साल चलेगा 40 भी मिला था 55 भी मिल गया, 3 साल चलेगा 40 भी मिला 55 भी मिला 20 भी मिला। लेकिन ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। 60 का मतलब है अगर हमने पहले साल के एंड पे ही भागने की तो इतने पैसे लेंगे और साइड पे हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा साल चला गया तो फिर 60 गया, फिर 60 नहीं मिल रहा। समझ आ रही बात? ये प्रोजेक्ट की आप समझें डिस्पोजल वैल्यू है कि अगर हम ईयर 1 के एंड पे इसको बेचना चाहेंगे तो इतने का बिक जाएगा, प्रोजेक्ट साल के ईयर 2 पे बेचना चाहेंगे तो इतने का बिक जाएगा, फिर ये वाला गया। फिर तो पे बैक पीरियड में हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट हमें कितने में पैसे पूरे कर देगा। बेल आउट पे बैक ये है कि हम 7 एग्जिट दरवाजे पे नजर रख के बैठे हैं कि अगर पहले साल के एंड पे हम भागना चाहें तो हमारी नेट कैश की पोजीशन क्या होगी। अगर हम ईयर 1 के एंड पे निकलना चाहें तो प्रोजेक्ट 80 नेगेटिव है और हम उसको 60 में बेच के निकल जाएंगे तो नेट हमारे हाथ में क्या रहा, -20। अगर हम साल बाद भागना चाहें तो प्रोजेक्ट की नेट पोजीशन ये है और 60 मिलियन हमें मिलेगा, यानी इसमें से 60 रिकवर हो सकेगा, 20 नेगेटिव में हम लोग जाएंगे। हाँ, मतलब ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो पूरे महीनों में फैली हुई है। ईयर 1 के एंड पे बेचना चाहिए, इस प्रोजेक्ट की डिस्पोजल वैल्यू है। लेकिन अगर ईयर 1 हमने गुजार दिया और ईयर 2 पूरा करने के बाद भागना चाहें तो प्रोजेक्ट हम 40 का बेचेंगे। प्रोजेक्ट 25 नेगेटिव का रह गया था और हम 40 का बेच के नेट 15 पॉजिटिव में आ जाएंगे। अगर ये भी छोड़ दें, अगले साल हम बेच के निकलना चाहें तो प्रोजेक्ट नेट 5 नेगेटिव में था, हम 25 का बेच के 20 पॉजिटिव में आ जाएंगे। और अगर 4 साल बाद तो फिर हम तो खुद ही घर आ जाएंगे। यानी ये जो मैंने आखिरी कॉलम बनाया है ये मैंने किया है बैलेंस प्लस बेल आउट। यहां पर ये 25 कैसे बना, इस -80 को मैंने आगे बढ़ाया। ये 15 कैसे बना, इस -20 को आगे बढ़ाया। नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये गया तो जाया। तो बेल आउट पे बैक ये है कि अगर हम प्रोजेक्ट से जो कमा रहे हैं वो तो कमा रहे हैं, लेकिन 7 दरवाजे पे नजर रख के बैठे। अगर ईयर 1 के एंड पे निकलना चाहें तो एंड रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा नहीं, अगर ईयर 2 के एंड पे निकलना चाहें तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो बेल आउट पे बैक इज 2 ईयर्स। यानी बेल आउट पे बैक ये है कि हमने दरवाजे पे नजर रखी हुई है, जैसे ही पैसा पॉजिटिव हुआ हम भाग जाएंगे। तो कितने साल बाद हम प्रोजेक्ट छोड़ के भाग सकते हैं, 2 साल बाद। तो बेल आउट पे बैक 2 ईयर्स। देखें, ये जो पे बैक होता है ना, ये पे बैक पीरियड सिर्फ सेठ साहब को तसल्ली दे रहा होता है कि मेरा पैसा मुझे कब वापस आ जाएगा, वरना वो इतने ही डर रहे होते कि बस भागने की करें। ये सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा के मैं कितने अरसे के लिए फंस जाऊंगा। बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि मैं कितने अरसे तक फंसने जा रहा हूं। अगर उनको ये पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट में हम साल बाद 2 साल बाद भाग सकते हैं तो बस सिर्फ तसल्ली हो गई। भागना भागना नहीं है, उन्होंने रहना है अंदर, कमाना है।
जी ये नोटेड। क्या चीज? वो पता नहीं मुझे क्या कॉन्सेप्ट है। वो भी कोई फरार का रास्ता ही होगा। वो भी कोई फरार का रास्ता होता है, पता नहीं क्या होता है। चलो पाकिस्तान फाइनल में आ गए। हाँ जी नोटेड। इसमें बताएं कोई सवाल है तो। चले पे बैक डन। तो अगली क्लास है ना, मैं आपको वो एनपीवी और आईआरआर कराता हूँ। ठीक है क्या ऑन? हाँ जी ये देखें, दिस प्लस दिस, वो नेगेटिव 80 है प्लस 60, यानी हमारी उस वक्त कैश बैलेंस पोजीशन ये होगी, इतना और आएगा तो कैश बैलेंस ये रह जाएगा। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज।